नमस्कार। आज की क्लास में हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। तो देखिए, इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, बालक और बालिकाएं, दोनों को ही निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमारी जो भारत की संसद है उसने एक कानून बनाया था। और उस कानून को पहले तो लोकसभा के द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया और राज्यसभा के द्वारा इसे 20 जुलाई 2009 को और फिर बाद में 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में भी पारित किया गया। और इन सभी का उल्लेख किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 45 में किया गया है। और संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत इसको जो बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकारों के अंतर्गत क्रियान्वित किया गया है। तो ये जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, ये 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और शिक्षा को बच्चों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में घोषित करने वाला जो फर्स्ट देश है वो है नॉर्वे और हमारा देश का स्थान है 135वां। तो अगर हम बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की, RTE की अगर हम बात करें, राइट टू एजुकेशन एक्ट की अगर हम बात करें, तो टोटल अध्याय है 7, धाराएं हैं 38 और अनुसूची है 1, 7, 3, 8 और 1। अब इसकी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। पहली विशेषता है कि केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में जहां कोई विधानसभा नहीं है उसमें स्थापित किसी विद्यालय के संबंध में केंद्रीय सरकार उत्तरदायी होगी। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो देखिए, उस समय जम्मू कश्मीर जो है उसको छोड़कर मनमोहन सिंह जी ने यह जो है भारत का पहला अधिनियम जो है घोषित किया था। सिर्फ संबोधन मात्र से इसे घोषित किया गया था, ध्यान रखें। तो संबोधन मात्र से अस्तित्व में आने वाला ये पहला अधिनियम है। और जो अनामांकित और शाला से बाहर बच्चों के लिए यहाँ पे विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं करने से संबंधित घोषणाएं की गई। और अगर कोई राज्य में कोई विद्यालय स्थापित किया गया तो उसके संबंध में राज्य सरकार ही उत्तरदायी होगी, ये बात कही गई है। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। और विकलांग बालकों के लिए आयु वर्ग सीमा 6 से 18 वर्ष सुनिश्चित की गई है। बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा की। तो प्रारंभिक शिक्षा कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक मानी गई है? पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक को प्रारंभिक शिक्षा के रूप में माना गया है। निजी स्कूलों में भी कैपिटेशन फीस और प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी स्क्रीनिंग या इंटरव्यूज नहीं होते हैं। विधानसभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित विद्यालय के संबंध में उस संघ राज्य क्षेत्र की सरकार उत्तरदायी होगी। जैसे राज्य के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी होगी, उसी प्रकार वो संघ राज्य क्षेत्र जो है वो उसके लिए उत्तरदायी होगा। और बालकों को शारीरिक दंड या मानसिक प्रताड़ना पूर्णतया प्रतिबंधित की गई है। इसके अलावा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बालिका अधिकार संरक्षण आयोग से तात्पर्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग है। और प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम कार्य दिवस और शिक्षण के लिए घंटे निर्धारित होंगे। प्रत्येक प्राथमिक स्तर पर कितने घंटे मिनिमम होने चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर वो सभी निर्धारित किए गए हैं। इसी के अलावा जो दुर्बल वर्ग के बालक हैं, इसका मतलब जिनकी वार्षिक आय पेरेंट्स की बहुत कम है, उनके लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं। और इसमें नियत मानदंड अर्थात शिक्षक और छात्र का अनुपात क्या रहता है, इसकी भी व्यवस्था की गई है। अनुवीक्षण प्रक्रिया तात्पर्य किसी अनिश्चित पद्धति से भिन्न दूसरों पर मानदंड में किसी बालक के प्रवेश के लिए चयन पद्धति होती है। और इस नियम के अंतर्गत गैर शिक्षकीय कार्य के लिए अध्यापकों को नहीं लगाया जा सकता है। कुछ स्पेशल होते हैं, उन कामों के अलावा और किसी कार्य में उनको नहीं, जैसे जनसंख्या जनगणना में जरूर लगा सकते हैं ड्यूटी, इसके अलावा नहीं लगा सकते हैं। संरक्षक से अभिप्राय यहाँ पर है कि ऐसे व्यक्ति से जिसकी देखरेख में वो बच्चा रहेगा। और जो दायरा है स्कूल का वो 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय और 2 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी। इसी के अलावा कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 1 से 8वीं तक के किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और 8वीं कक्षा तक उत्तीर्णता का जो प्रमाण पत्र है वो बच्चों को दिया जाएगा। और कोई भी सरकारी शिक्षण जो है वो प्राइवेट शिक्षण कार्य नहीं कराएगा। और कोई भी विद्यालय सरकारी मान्यता के बिना नहीं चलेगा। सरकारी मान्यता के बिना विद्यालय संचालित करने पर 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी के अलावा शिक्षा का जो उद्देश्य है वो बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, इसलिए हर छात्र को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। मतलब 8 वर्ष तक बच्चा नहीं पढ़ा है लेकिन 8 वर्ष में उसको अगर किसी कक्षा में भेजा जाएगा तो नर्सरी में ना भेजकर उसे कक्षा 3 में प्रवेश दिया जाएगा।
और अगर जो समय सीमा की बात करें तो प्रत्येक शिक्षक न्यूनतम 45 घंटे प्रति सप्ताह अनिवार्य रूप से कार्य करेगा। इसके बाद कुछ और मुख्य पॉइंट भी हैं, जैसे कि 22वां पॉइंट हम देखते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून संपूर्ण देश में सार्वभौमिक शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया है और इस कानून को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों के बीच में सहभागिता स्थापित होती रहती है। और इसमें यह प्रावधान भी किया गया है कि इसके क्रियान्वयन पर जो राशि खर्च होगी उसका 65% केंद्र और 35% राज्य सरकार वहन करेगी। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में 90% लगभग खर्च केंद्र करेगी और 10% स्थानीय सरकार करेगी। इसी के अलावा यहाँ पर विद्यालयों के विकास और के अनुदान और व्यय का उत्तरदायित्व रहेगा एसएमसी का। एसएमसी क्या है? विद्यालय प्रबंधन समिति। ये जो समिति है इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष होता है। तो 3 तो ये हो गए और 12 सदस्य होते हैं और उनमें से भी 50% लेडीज होंगी, महिलाएं होंगी एसएमसी में। और प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होगी। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा ही रहेगी। उच्च प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा व राज्य भाषा भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि प्राथमिक विद्यालय है तो उसमें शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात रहेगा 1:30, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय पर शिक्षक और विद्यार्थी का अनुपात रहेगा 1:35। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी हमारे आरटीई से संबंधित। अब हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ विद्यालयों और अध्यापकों के संबंध में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। टोटल हमने बात की, कितनी धाराएं हैं इसमें? 38 धाराएं हैं। तो हर एक धारा में जो कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। धारा 1 में है कि किसी भी बालक जो कि 6 से 14 वर्ष की आयु का जो बालक है उससे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और उनकी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। ये पर उस समय जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ था लागू। दूसरा जो धारा है, दूसरी धारा में कुछ शब्दावलियां जोड़ी गई, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से कहाँ तक मानी गई है? कक्षा 1 से 8 तक। बच्चे की आयु कितनी मानी गई है? 6 से 14। संवर्ती सूची का यह भाग है, पहले राज्य का था लेकिन अब संवर्ती सूची का यह भाग है। अनुवीक्षण प्रक्रिया यानी प्रवेश प्रक्रिया को किया गया है। वंचित वर्ग, इस तरह के कुछ शब्दावलियां जो है वो जोड़ी गई हैं। स्थानीय निकाय, तो ये सभी जो नए शब्द हैं वो धारा 2 के अंतर्गत जोड़े गए हैं। अब धारा 3 की बात करें तो इसमें अनिवार्यतः प्रारंभिक शिक्षा मतलब कंपलसरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है और किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अथवा राशि नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो जो ध्यान रखें, धारा 1 थी वो तो अनिवार्य रूप से और निःशुल्क रूप में इसमें महत्वपूर्ण था, जबकि 3 में अनिवार्य शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, किसी बच्चे से शुल्क या राशि नहीं दी जाएगी। फिर धारा 4 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उन्हें उनकी आयु के अनुसार ही बैठाया जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया था 8 साल का बच्चा है तो उसे कक्षा 3 में प्रवेश दे दिया जाएगा। धारा 5 की बात करते हैं तो धारा 5 में टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र होता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो तुरंत प्रदान करने का दायित्व विद्यालय का होगा। ठीक है, तो पहला धारा क्या थी? पहला अनिवार्य कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। दूसरी धारा में कुछ शब्दावलियां जोड़ी गई, जैसे प्रारंभिक शिक्षा, बालक 6 से 14 वर्ष, बालक बालिकाएं, संवर्ती सूची, अनुवीक्षण प्रक्रिया, कुछ शब्दावलियां ऐड की गई है। धारा 3 में अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। 4 में ड्रॉप आउट बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान और 5 में हो जाएगा ट्रांसफर टीसी से। अगर अब हम बात करते हैं धारा 6 की, तो धारा 6 के बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि कक्षा 1 से 5 तक का बच्चे हैं तो 1 किलोमीटर के दायरे में हो उनका स्कूल, और 6 से 8 तक के हैं तो 2 किलोमीटर दायरे में विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये 6 में बात हो जाएगी। 7 की बात करें तो 7 में केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय अनुपात आता है, जिसमें है वो केंद्र सरकार का 60% और राज्य सरकार का 40% योगदान रहेगा। कई बार अनिल बोर्डे कमेटी का भी पूछ लेते हैं। 68-32 ध्यान रखें। धारा 8 की अगर हम बात करते हैं तो सरकार के समुचित कर्तव्य हैं। तो ये 3 जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सिर्फ कर्तव्य बता रखे हैं। 8 में सरकार के कर्तव्य हैं, समुचित सरकार के यानी पूरी सरकार के। 9 में स्थानीय निकायों के कर्तव्य हैं और 10 में पेरेंट्स के कर्तव्य हैं कि पेरेंट्स के कर्तव्य कि बच्चों को मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, अभिभावकों का कर्तव्य। तो 8, 9, 10 सिर्फ कर्तव्य हैं। फिर 11 क्या हो जाएगा? 11 में 3 से 6 वर्ष के जो बालक है उनके लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क्योंकि हम यहाँ पर बात करें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो 6 से पहले दी जाएगी। तो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको के लिए आंगनवाड़ी क्षेत्र हो जाएंगे। फिर 12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर निजी विद्यालयों में भी 25% जो सीटें हैं वो गरीबों के लिए या वंचित वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी।
अब धारा 13 के अंतर्गत बालकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इसका उल्लंघन होता है तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। 14(2) की अगर हम बात करते हैं तो अगर किसी बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो भी बच्चे को विद्यालय में प्रवेश के लिए इनकार नहीं कर सकते, यानी बच्चा एजुकेशन से नहीं छूट सकता। धारा 15 में अगर विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई है, उससे पहले बच्चा एडमिशन ले सकता है। 16 की बात करें तो भाई किसी भी बच्चे को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा, न ही शाला से बाहर किया जा सकता है। धारा 17 के अंतर्गत विद्यालय में बच्चे को शारीरिक व मानसिक रूप से कोई प्रताड़ित नहीं कर सकता है, अगर ना ही कोई अपमानजनक शब्द यूज किए जा सकते हैं। धारा 18 की अगर हम बात करते हैं तो विद्यालय बिना मान्यता के चलाना प्रतिबंधित है। अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो प्रतिदिन का 10,000 रुपये जुर्माना लगेगा उल्लंघन होने पर। धारा 19 में विद्यालय के मानक जो विद्यालय पूर्व स्थापित है उससे 3 वर्ष में पूरे करने होंगे, जैसे खेल का मैदान, पृथक शौचालय, भवन व पानी की व्यवस्था, पुस्तकालय का आदि 3 वर्ष के अंदर पूर्ण करने होंगे। 20 की अगर हम बात करते हैं तो धारा 20 जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर किसी भी मानक में परिवर्तन कर सकेगी। अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो कुछ परिवर्तन कर सकती है 20 में। 21 की अगर हम बात करें तो 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति SMC समिति का गठन अनिवार्य रूप से कर दिया गया है, जिसमें पहले भी बताया है कि 15 सदस्य होते हैं। अगर 22 की बात करें तो प्रत्येक विद्यालय में विभिन्न योजनाओं का संचालन भी SMC के द्वारा ही किया जाएगा। धारा 23 के अंतर्गत उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी जिन्हें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्तर प्राप्त कर लिया है। 24 की बात करें तो विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी अधिनियम में अकादमिक उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इसकी पूर्ति न होने पर अध्यापक के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अब धारा 25 में प्राथमिक शिक्षा जो कि 1 से 5 तक होती है उसके लिए विद्यालय की दूरी 1 किलोमीटर तय की गई है और विद्यार्थी शिक्षक का अनुपात भी तय किया गया है कि 60 विद्यार्थियों पे 2 शिक्षक अर्थात 30 विद्यार्थियों पे 1 शिक्षक अनिवार्य कर दिया गया है। यही अनुपात 61 से 90 पर 3 शिक्षक, 91 से 120 पर 4 शिक्षक और शिक्षा छात्र का अनुपात हो गया 1:30। कार्य दिवस रहेंगे 200 दिन प्रति वर्ष और कार्य घंटे 800 घंटे। और उच्च प्राथमिक की बात करें जो कि 6ठी से 8वीं तक का होता है, विद्यालय जो है 2 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:35 होगा। यहाँ पर देखिए विज्ञान, गणित, सामाजिक और शिक्षक का जो सब्जेक्ट्स हैं कुछ अनिवार्य हैं और इसमें टोटल जैसे 200 थे तो यहाँ पर 220 दिन और यहाँ 800 हैं तो घंटे यहाँ पर 1000 घंटे हैं। और न्यूनतम कुल सप्ताह में न्यूनतम घंटे कितने कार्य करना चाहिए? 45 घंटे शामिल हैं। तो ये धारा 25 के अंतर्गत ही इन दोनों का। धारा 26 में विद्यालय में 10% से अधिक पद रिक्त नहीं हो सकते हैं। अगर 10% से अधिक होते हैं तो उन्हें तुरंत भरना पड़ेगा। धारा 27 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि एक शिक्षक को 10 वर्षीय जो जनगणना होती है या आपदा राहत कार्य है या चुनाव है उसके अलावा और किसी ड्यूटी में, गैर शैक्षणिक ड्यूटी में नहीं लगाया जा सकता। धारा 28 में प्राइवेट ट्यूशंस पर भी रोक का प्रावधान है। 29 के अंतर्गत कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका पूरा किया जाना चाहिए। जो भी पाठ्यक्रम सिलेबस बना है उसको पूरा किया जाए। धारा 30 के अंतर्गत अध्यापक को बच्चे का लर्निंग रिकॉर्ड रखना अनिवार्य कर दिया गया है। और इसी अधिनियम की अनुसूची में पठन पाठन के घंटे भी निर्धारित कर दिए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार 55:45 वहन करेंगे। और 31वीं क्या कहती है कि बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर किया जाए राष्ट्रीय व राज्य बालक अधिकार संरक्षण 2005 के द्वारा। तो ये 31 जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं वो हमने देख ली। 32वीं देख लेते हैं क्योंकि हमें टोटल कितनी देखनी है? 38। 32वीं धारा के अंतर्गत बालक की शिकायतों को 3 माह के अंदर दूर करना और सबसे पहले शिकायत लिखित रूप में स्थानीय अधिकारी व उसके बाद बालक के अधिकार संरक्षण आयोग में की जाएगी। तो 3 महीने के अंदर अंदर सोल्व करना कंपलसरी कर दिया गया है। फिर 33वीं कहती है कि केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। 34वीं धारा में राज्य सरकार द्वारा राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। तो 33-34 दोनों ही केंद्र और राज्य सरकार के सलाहकार परिषद से संबंधित हो जाएंगे। 35वां हो जाएगा समुचित सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी करेगी। धारा 36 में दंडनीय अपराधों की कार्यवाही करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। जैसे धारा 13, 18 और 19 के अंतर्गत जो भी कार्यवाही होगी उसके लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेके ही कार्यवाही की जाएगी।
धारा 37 जो है वो है कि केंद्र और राज्य तथा स्थानीय सरकार और विद्यालय प्रबंध समिति बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्णय के विरुद्ध न्यायालय में कोई भी वाद दायर नहीं कर सकते। धारा 38 के अंतर्गत राज्य सरकार चाहे तो वो अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए आरटीई में कुछ संशोधन भी कर सकती है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, ठीक है। और इसके अलावा कब लागू हुई है ये हमने जैसे देखा कि 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया। भारत 135वां देश था। पहला देश था नॉर्वे। 29 मार्च 2011 को जो राजस्थान है वो भी इसके अंदर शामिल हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर क्या है, कक्षा 1 से 5 के लिए कितने दिन के लिए न्यूनतम कार्य दिवस है टीचर्स का 200, और 6ठी से 8वीं के लिए 220 दिन, और न्यूनतम शैक्षिक घंटे 1ली से 5वीं के लिए 800 घंटे, और 6ठी से 8वीं के लिए 1000 घंटे, और न्यूनतम कार्य कितना करना चाहिए एक सप्ताह में 45 घंटे। 45 घंटे। 45 घंटे में क्या होता है, 1 घंटा आने से पहले बच्चों के और 1 घंटा बच्चों के जाने के बाद। इसके बाद अगर 2 शिक्षक कितनों पे होंगे 60 पे, 1 पर 30, लेकिन अगर 200 से अधिक बच्चे हैं तो वो अनुपात कितना हो जाएगा 40:1 रह जाएगा प्रधानाध्यापक को छोड़कर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बात थी राइट टू एजुकेशन से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद।